MCQs पेज नंबर ओपन कर लिया आपने 145 रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और PDF का पेज नंबर है 76। ठीक है। MCQs नंबर 101 नंबर ऑफ, अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लगे या समझ ना आए तो आप लोगों ने बता देना है, ठीक है, मैं वो रिपीट कर दूंगी। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ लोअर एयरवेज। अच्छा, यहाँ लोअर एयरवेज से क्या मुराद है? सारा जो हमारे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स हैं वो हमारे पास MCQs की सेम ऑप्शंस आएंगे, सेम ऑप्शन होगा आपके पास, क्वेश्चन चेंज आएगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स कितने होते हैं? 23 होते हैं। ठीक है, 23 क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिविजन्स या ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, एक ही बात होती है। इस वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन फीटस देन द मदर। बच्चे में क्या चीज़ कम होती है? मदर की निस्बत ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ज़्यादा वो हाइपोक्सिया में चले जाते हैं। ठीक है। 103 साइज ऑफ एरोसोल रीचिंग द एल्वुलाई इन एरोसोलाइज्ड थेरेपी। जब आप नेबुलाइजेशन करवाते हैं तो कितने एरोसोल एल्वुलाई तक रीच करते हैं? लेस देन 0.5, लेस देन 0.5 साइज के। ठीक है। लंग कॉम्प्लाइंस इज इंक्रीज्ड, किस में इंक्रीज हो जाती है? कहते हैं ओल्ड एज में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेसल्स की इलास्टिक टिश्यू लूज हो जाते हैं और वेसल की कॉम्प्लाइंस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। कैलकुलेट एल्वुलर वेंटिलेशन। एल्वुलर वेंटिलेशन का ये आपको फर्स्ट एड के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी में से डेड स्पेस आपको माइनस करनी है, मल्टीप्लाई कर देना है रेस्पिरेटरी रेट से। वाइटल कैपेसिटी 350 थी, उसमें से 100 डेड स्पेस आपकी 100 to 150 होती है। ठीक है, 100 to 150 होती है वैसे नॉर्मली। ठीक है, तो 100 आपने कर लिया, 100 उन्होंने कहा हुआ, उन्होंने यहाँ डेड स्पेस 100 ml दी हुई है। ठीक है, 350 में से जब आप 100 माइनस करेंगे तो 250 ml आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 18 से तो 4500 ml पर मिनट आ जाएगा, तो वो 4.5 लीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 5 MCQs क्लियर है सबको? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? 5 MCQ सबको क्लियर है? 105 रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, 105 के अंदर आपने क्या करना है? सारा इसका फॉर्मूला है कि एल्वुलर वेंटिलेशन का, अगर आपने फर्स्ट एड अच्छे से की हो, फर्स्ट एड के अंदर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, तो उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, वाइटल कैपेसिटी के अंदर से डेड स्पेस को माइनस करना है, मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट। क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो वाइटल कैपेसिटी दी हुई है 350 ml, डेड स्पेस दी हुई है 100 to 150 होती है डेड स्पेस नॉर्मली। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है 18, तो आप 350 को 100 से माइनस करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 250 आ जाएगा। 250 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 ml पर मिनट आ जाएगा, उसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 लीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, 106 टी कन्फिग्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन हैज़ डिक्रीज्ड अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन, तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? सरफेस एरिया, कैपिलरी के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके जाएगी। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एरिया, डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद थिकनेस। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला के अंदर। वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80% किसके अंदर होती है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है और दूसरी कौन सी होती है? यस, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है और एक रिस्ट्रिक्टिव होती है। ठीक है, एल्वुलाई डज नॉट इजीली कोलैप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, और RDS के अंदर क्या होता है? RDS के अंदर रेस्पिरेटरी, हाँ जी, सर्फेक्टेंट कौन बनाता है? टाइप 1 निमोसाइट या टाइप 2 निमोसाइट? आप अभी फर्स्ट एड सब पढ़ के आए हैं, टाइप 2 निमोसाइट। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, उसमें कौन से सेल्स होते हैं? क्लारा सेल्स होते हैं, और आगे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से आगे फर्दर गॉबलेट सेल्स में। ठीक है, रिस्पिरेटरी तो वो जोन स्टार्ट हो जाएगा ना सारा, पहले ऊपर वाला कंडक्टिंग जोन होता है, नीचे वाले से आगे ऑनवर्ड्स रिस्पिरेटरी जोन होता है, लेकिन वहाँ जाके क्लारा सेल्स आगे जाके फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं गॉबलेट सेल्स में। ठीक है, गॉबलेट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ना।
मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक गॉबलेट सेल्स हैं, उसके आगे जो सॉरी क्लारा सेल्स हैं, उसके आगे सारे गॉबलेट सेल्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम मैम मतलब ये समझ नहीं आई, ये रिपीट कर दें मैम। गॉबलेट सेल्स वाला। हाँ जी मैम, क्योंकि की पे तो क्लारा सेल्स लिखा हुआ है ना मैम। क्लारा सेल्स मैं आपको बता रही हूँ कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं, क्लारा सेल्स होते हैं, ये तो कंफर्म है। जी मैम। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि फर्दर आगे जो इसके आगे वाले सारे एयरवेज होते हैं, एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट, ब्रोंक्यूल्स, उन सारी जगह पे उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। जहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं वहाँ पे क्लारा सेल्स होते हैं, सारे एरिया को कहते हैं कंडक्टिंग जोन। दो जोन होते हैं ना आपके रेस्पिरेटरी के, एक कंडक्टिंग जोन होता है जहाँ ट्रिकिया पड़ा पड़ा होता है, और जहाँ एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं उसे कौन सा जोन कहते हैं, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर क्लारा सेल्स होते हैं। ठीक है, क्लारा। ये मैं आपको जी इसलिए मैम। बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये एसके और आपके पूरे सीपीएसपी के अंदर ये तीनों तरह के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो अभी क्लारा सेल्स है, कुछ का नेक्स्ट का आंसर गॉबलेट सेल्स होगा, वो मैंने आपको बता दी कि किन कंडीशन में आपने चूज करना है गॉबलेट सेल्स को। ठीक है, और सबसे वो दोबारा इम्पोर्टेंट बात है, दोबारा बता बताई दूँ। थी। जी मैम। अच्छा देखें, दो तरह के जोन्स होते हैं, एक ऊपर वाला जहाँ सारा ट्रिकिया प्रेजेंट है वो सारा कौन सा है, कंडक्टिंग जोन। ठीक है, जी मैम। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे जो एल्वुलाई हैं, एल्वुलर डक्ट हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सारा कौन सा जोन होता है, रेस्पिरेटरी जोन होता है। ठीक है, अब वो रेस्पिरेटरी जोन। जी। कहते हैं कि जहाँ कंडक्टिंग जोन एंड होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे, उस पे कौन से सेल्स होते हैं, क्लारा सेल्स होते हैं। लेकिन जो हम बात करते हैं आगे एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट्स या ब्रोंक्यूल्स आगे जो फर्दर होते हैं, उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, क्लारा सेल्स के आगे गॉबलेट सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, जी मैम। ये एमसीक्यूज हो गया। अब आपको जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका टेबल है ना रफी के अंदर दिया हुआ है, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, सारे एयरवे की एपिथेलियम का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, और इसकी एपिथेलियम इतनी ज़्यादा चेंज होती है, फर्स्ट एड के अंदर भी इसकी बहुत अच्छी प्यारी सी पिक्चर बनी हुई है जहाँ एपिथेलियम स्टेप वाइज चेंज हो रही है। जी मैम। ठीक है, तो वो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो आपको कभी किसी एरिया के पूछ लेंगे, तो एपिथेलियम आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, थैंक यू मैम। 112 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम और कैपेसिटी इन द लंग आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन। कहते हैं कि जब हम टाइडल वॉल्यूम को भी एक्सपायरेशन भी जब आप कर लेते हैं उसके बाद कौन सा लंग के अंदर कौन सा वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, फोर्स्ड रेजिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, FRC। ये नॉर्मली कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है। ये वो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है जो आपके लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देता, और 1200 ml है ना। ये आपने एक दफ़ा कंफर्म फर्दर कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास वो वाला जी 1200 ml होगा या 1.2 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ये वो वाला वॉल्यूम है जो एल्वुलाई को कोलैप्स होने नहीं देगा। ऐसे तो एक्सपायरेशन के बाद बिल्कुल लंग्स एम्प्टी हो जाए, एयर उनमें बचे ही ना, और वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाए। ठीक है, और आपका सांस बंद हो जाए। ठीक है, तो ये वाले जो वॉल्यूम्स प्रेजेंट होते हैं एक्सपायरेशन के बाद भी एल्वुलाइज के अंदर, ये क्या करते हैं, एल्वुलाइज को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ FeV1 ओवर FVC कितनी होती है, 0.8 टू 80%। ठीक है, गॉबलेट मैम सेल्स जी। मैम, ये जो आपने एफआरसी का वॉल्यूम का बताया है अभी, गूगल बता रहा है कि 2.1 से 2.4 है, तो रफी में जो लिखा हुआ है 1.2 लीटर, हमने उसको फॉलो करना मैम। और अच्छा ये मुझे बताएं कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, FRC ना मैं आपको कंफर्म करके फर्दर बता दूंगी, आपने किसी एक बच्चे ने ना मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं उसे कंफर्म कर दूंगी, फिर आपने ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, मैंने अपनी बुक पे मेंशन किया हुआ है ये रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है। मैम रेजिडुअल वॉल्यूम ये बता रहा है 1200, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 बता रहा रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है, और ये FRC कितना होता है। है, 2.1 से 2.4 बता रहा है मैम। ठीक है, मतलब 2100 से लेके 2100 से लेके 4000 ml तक। नहीं, 2100 से 2400 ml। 2400, ठीक है। आई थिंक ये वाली वैल्यू ठीक है क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होता है और FRC इतना होता है। फर्दर ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, ये आपने मुझे किसी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके याद करवा देना, ये मैं आपको ठीक है। कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, ठीक है।
114 की बात करें, कहते हैं कि ये दोबारा वो चीज़ आ गई है। कहते हैं अब गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने बात की थी सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एक ऐसा, वो भी कंडक्टिंग जोन का ही पार्ट है। सिर्फ उसके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर सिर्फ क्लारा सेल्स हैं, बाकी सारी जगह के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं? गोबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ कंडक्टिंग जोन है, लेकिन बाकी जगह के ऊपर भी जो रिस्पिरेटरी जोन भी आगे होता है ना, वहाँ भी गोबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कंडक्टिंग जोन के अंदर भी गोबलेट सेल्स होते हैं। 115 कहते हैं कि कैलकुलेट द एल्वियुलर वेंटिलेशन व्हेन टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml एंड रिस्पिरेटरी रेट इज 10। गाइड बस ठीक है, मतलब आपने वही वाला रेफरेंस जो अभी आपने शेयर किया था ना कि 2100 ml से लेके 2400 ml, तो राउंड अबाउट 23 ml, ठीक है। आपने यही वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1200 आई थिंक रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, और जो FRC होते हैं ना वो इतना ही होता है, 2300 समथिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब आ गया एल्वियुलर वेंटिलेशन। अब जो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 5 MCQs ऐसे आएंगे जो आपने कैलकुलेशन वाले मेथड से आंसर उसका निकालना है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने प्रीवियसली भी एक अटैम्प्ट दी होगी तो उन्हें आइडिया होगा कि आपके लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर छोटा सा कैलकुलेटर बना होता है, ठीक है। लेकिन आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, हार्डली 2 मिनट्स। अगर आपके पास वो सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाना है, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चन 5 आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन है, उसमें से मीन, मोड एंड मीडियन आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देंगे। तो आप लोगों ने ना अपना एक नोटबुक जो भी बनाई हुई ना प्रेपरेशन करने के लिए, उसके ऊपर एक पेज लिख लें, उसके ऊपर सारा वो लिख लें कि फार्मूलाज, जितने सारे फार्मूलाज आ रहे हैं आप, जैसे छोटा छोटा है एल्वियुलर वेंटिलेशन है, और पीछे भी हमने कभी कैलकुलेशन की थी, वो भी एल्वियुलर वेंटिलेशन की थी, ठीक है। तो आप सारे अपने जो फार्मूलाज हैं ना छोटे छोटे आ रहे हैं, जैसे CVS आप करेंगे तो उसमें कार्डिक आउटपुट को मेजर करना, स्ट्रोक वॉल्यूम को, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। छोटे छोटे फार्मूलाज आप एक पेज के ऊपर ही लिख लें तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले, ताकि आप वो अच्छे से रिवाइज कर लें। उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। वरना ये छोटी सी, जैसे वो आता है कि आपने मेजर करना है ABG, इसके अंदर एक आता है एनाइन गैप अब आपने मेजर करना है, ठीक है। अब वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको एग्जाम में बैठ के बिल्कुल भूल जाएगा कि प्लस कहाँ आना है, माइनस कहाँ आना है, ठीक है। तो एनाइन गैप आपको मेजर करना आना चाहिए। ABGs वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आप एक पेज लेके सारे अपनी कैलकुलेशंस उसके ऊपर नोट डाउन कर लें कि ये फार्मूलाज हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे हैं, 1-2 मिनट में इनका कैलकुलेशन हो जाती है। मेरे एग्जाम में सबसे मुश्किल कैलकुलेशन आई थी GFR को कैलकुलेट करना, ठीक है। रीनल के अंदर अभी शायद आप लोग करेंगे आगे, तो उसकी कैलकुलेशन खैर काफ़ी टफ थी। अच्छा, इस पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं 115 पे। एल्वियुलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला क्या है? टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और हमने बात की थी कि डेड स्पेस कितनी होती है? 100 to 150। तो आपने 150, आपको पता है कि नॉर्मल रेंज इतनी होती है, 150 आपने पुट किया क्वेश्चन में, और आंसर आ जाएगा 350। 350 को रेस्पिरेटरी रेट 10 है, उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 ml आ जाएगा, ठीक है। आंसर इज चार्ली। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? 115, ठीक है। आगे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एट 100% ऑक्सीजन। कहते हैं कि अगर आप 100% भी ऑक्सीजन दें तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 40 to 80 मिनट्स होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि रूम एयर के ऊपर कितनी इसकी हाफ लाइफ होगी? 4 to 6 आवर्स। लेकिन अगर आप पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क के ज़रिए या नेज़ल प्रॉन्स के ज़रिए, यानी कि 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन होती है? मतलब अभी जो मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ वो कितने परसेंट है? 21, हाँ जी 21% है। लेकिन हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट्स होते हैं, रिस्पायरेटरी के जो इश्यूज़ के साथ एडमिट होते हैं जो पेशेंट्स हैं, हम उन्हें 100% ऑक्सीजन दे रहे होते हैं वाया नेज़ल प्रॉन्स या मास्क, फेस मास्क के थ्रू, ठीक है। तो उसमें 100% ऑक्सीजन जा रही होती है, जो कि थोड़ी डेंजरस भी होती है, ठीक है। तो अगर 100% पेशेंट को ऑक्सीजन जा रही है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ कितनी होगी? 40 to 80 मिनट्स। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कहते हैं कि अगर आप वेंटिलेटर पे या किसी और प्रेशर मोड्स के थ्रू, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल नेज़ल प्रॉन्स के अलावा अगर आप वेंट पे डाल रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ऑक्सीजन, फुल प्रेशर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी कि 5 to 10 लीटर्स तक ऑक्सीजन जा रही है या वेंट के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है, तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन उसे हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। पेशेंट एक्सपायर्ड नॉर्मली, जी जी। ऑक्सीजन
100% ऑक्सीजन और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन में क्या फ़र्क है मैम? 100% वही ऑक्सीजन है जो कि आप नॉर्मली, जैसे आपके पास नॉर्मल पेशेंट एडमिट हुआ है ईआर के अंदर, तो आप नेज़ल प्रोन्स या फेस मास्क के ज़रिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो आपके पास हो जाएगी 100% ऑक्सीजन, ठीक है। वो आप प्रेशर कितना देते हैं नॉर्मली, मैक्सिमम 2 लीटर्स, ठीक है। लेकिन जैसे वेंट की सेटिंग्स हैं या कुछ और मेथड्स होते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा हाई लीटर ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, हाई फ्लो फुल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जब जा रही होती है ना, उसे कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, जिसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स होने के भी चांसेस होते हैं। सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स का क्या एक कॉज है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। जब आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई फ्लो से ऑक्सीजन देते हैं, जैसे वेंट्स हैं, वेंटिलेटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लो से हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जा रही होती है, ठीक है। ठीक तो मैम, तो हाइपरबैरिक बेसिकली ऑक्सीजन के अंदर इसकी हाफ लाइफ कितनी हो प्रेशर जाएगी, 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। मैम तो बेसिकली प्रेशर फ्लो का डिफरेंस है 100% हाँ, ऑक्सीजन हम्म, हाइपरबैरिक। ठीक है। नॉर्मली जो नेजल प्रॉन्स और फेस मास्क के थ्रू जो आती है वो 100% होती है। हाइपरबैरिक में उसके लीटर्स, यानी कि आप बहुत ज़्यादा 10 तक चले जाओ या 6 लीटर्स तक आप ऑक्सीजन दे रहे हो, मतलब हाई फ्लो के साथ दे रहे हो ना, उसे कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, जो आपके पास सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स भी कॉज कर देती है, ठीक है। Patient expired normally and then inspired maximally. Patient expired normally and then inspired maximally. Which one of the following lung volume or capacity does it points toward? तो वो मैक्सिमम इंस्पायरेशन को क्या कहते हैं, मैक्सिमम इंस्पायरेशन, और उसके साथ जब हम टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो सम ऑफ 2 वॉल्यूम्स आ जाएगा, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों के सम को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम या कैपेसिटी विल रिमेन इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम, ये हमने रिपीट आ गया, अभी हमने बात की थी कि रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है 1200 ml, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम फुल एक्सपायरेशन, इट इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, आप देखें इन दोनों में क्वेश्चन नंबर 118 में और 112 के अंदर क्या डिफरेंस है। आपने इसमें चूज़ किया है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसमें हम चूज़ कर रहे हैं FRC, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ बात करें कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके पास कितना वॉल्यूम बच जाता है, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन वहाँ वो कह रहा है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम की भी अगर एक्सपायरेशन, वट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम कैपेसिटी इन द लंग आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन, कि जो आपका टाइडल वॉल्यूम है अगर उस वो भी एक्सपायर हो जाए, वो वाला वॉल्यूम भी, उसके बाद जो सबसे एंड में बचेगा उस वॉल्यूम कहते हैं FRC। लेकिन अगर नॉर्मली फुल एक्सपायरेशन हो रही है उसके बाद जो वॉल्यूम बचेगा वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये चीज़ें एग्जाम में मिक्स करते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की कितना होता है 1200 ml या 1.2 लीटर्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें और ये बहुत मिक्स करती हैं। अच्छा, जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है ना, इसके एग्ज़ाम में बहुत MCQs आते हैं। जब भी उन्होंने मुश्किल पेपर बनाना होगा ना, आपने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और रीनल फिजियोलॉजी, ये 2 AA के सिस्टम्स के फिजियोलॉजी हैं जो आपने रिवाइज बार बार करने हैं, रेस्पिरेटरी और रीनल, ठीक है। इसमें से मुश्किल पेपर आते हैं MCQs, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वाइज हैं, ठीक है। A/A रेशियो इज़ मोर देन 1, तो वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 75 to 80% तक इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ लंग विद ब्रोंकस एंड आर्टीरियल सप्लाई, उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। और अभी मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था कि आपके लंग्स में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं या कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं, 23, ठीक है। ये भी मेरे एग्जाम में आया हुआ था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर शिफ्ट लेफ्ट की तरफ जाती है उसे कहते हैं हेलिडेन इफेक्ट, अगर राइट की तरफ जाती है उसे कहते हैं बोहर्ट्ज़ इफेक्ट। डिक्रीज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट चेंज इन ऑक्सीजन टेंशन, ये किस में होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन तो कम हो रही होती है लेकिन, जी जी, एक्सप्लेन कर दें एमसीक्यू प्लीज मैम। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जब भी होती है तो हमारे पास कौन सी किस साइड पे शिफ्ट होगा, बोहर शिफ्ट हो गया, हेलिडेन शिफ्ट होगा, हेल्डेन होगा मैम। हेलिडेन होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि ओवरऑल जो है ना ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आप चेक करेंगे, ऑक्सीजन मतलब आप ऑक्सीजन जा तो रही है, वैसे ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो टिश्यू हैं वो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते ऑक्सीजन को, ठीक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हुई है ना, उसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसलिए हाइपोक्सिया में चले जाएंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ओवरऑल लो आ रही होगी, लेकिन ऑक्सीजन टेंशन जो है वो ओवरऑल आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ओवरऑल वो बिल्कुल ठीक होगी,
ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये डिफरेंस होता है। मैम ये समझ नहीं आई, दोबारा समझा देना। अच्छा, आप सिंपल याद रखिए इसमें, ठीक है, कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, ये इसका ना डिफरेंस बना हुआ है, टेबल बना हुआ है रफ़ी के अंदर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, और आई थिंक साइनाइड पॉइजनिंग उसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओवरऑल ऑक्सीजन की सैचुरेशन तो कम हो रही होती है, लेकिन ऑक्सीजन टेंशन, हाँ जी, पीए जो O2 है ना, पार्शियल आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? यस मैम। लेकिन जो टिश्यूज़ हैं, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हुई है। इसकी वजह से ऑक्सीजन टिश्यू हाइपोक्सिया में चले जाएंगे और ओवरऑल जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है ना। ठीक हो गया मैम। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की टेंशन आर्टीरियल ब्लड के अंदर या ओवरऑल एल्वुलाइज के अंदर या ओवरऑल वैसे ऑक्सीजन ठीक है। ठीक है, हाई एफिनिटी ऑफ कार्बन, हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, थैंक यू मैम। सर्फैक्टेंट डेफिशिएंसी लीड्स टू, सर्फैक्टेंट की डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। इसे कौन बना रहा होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। पल्मनरी हाइपोक्सिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कब होती है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब डिक्रीज हो जाए। एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं, इन द पल्मनरी वस्कुलेचर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो लीड्स टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। लेकिन बाकी बॉडी के अंदर क्या होता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर आर्टीरियल ऑक्सीजन वैसे कम हो तो बाकी बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन हो जाती है। लेकिन पल्मनरी जो ब्लड फ्लो होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। अगर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम है तो पल्मनरी वस्कुलेचर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है? तो इसे कहते हैं PPHN, पल्मनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो आपने सिर्फ ऑक्सीजन देनी होती है, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से जो लंग के अंदर वेसल्स होती हैं वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा साइनोसिस में जा रहा होता है पेशेंट। ठीक है, लेकिन जो बाकी सारी बॉडी है सिर्फ लंग्स के अंदर ऐसे, लेकिन अगर बाकी बॉडी में आपको हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा हो तो वेजो डायलेशन हो जाती है उनकी ब्लड वेसल्स में। 125 सडन रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद ऑक्सीजन, कि अगर आपने पेशेंट को ऑक्सीजन दिया, उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीफ हो गया। पेशेंट हैज़ एपनिया नाउ, व्हाट इज़ द कॉज? मैम आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन 124 काइंडली जरा रिपीट कर दीजिएगा मैम। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आप, मैं आपको इसकी रिपीट करती हूँ। लंग्स के अंदर क्या होगा, इसे कहते हैं PPHN। ठीक है, PPHN क्या कहते हैं, पल्मनरी हाइपरटेंशन। पल्मनरी हाइपरटेंशन किन केसेस के अंदर होती है, लंग्स के अंदर ऐसे होगा कि जब ऑक्सीजन डिक्रीज होगी ना, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर डिक्रीज है तो पल्मनरी का जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में चली जाएंगी, यानी कि वो और ज़्यादा हाइपोक्सिया में पेशेंट जा रहा होता है, डिस्ट्रेस में जा रहा होता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन ही देनी होती है। ठीक है, लेकिन बाकी बॉडी के वेसल्स के अंदर, जब इन अदर वेसल्स ऑफ द बॉडी अगर हाइपोक्सिया हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो बाकी बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन हो रही होगी। लेकिन लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, हाइपोक्सिया की कंडीशन में लंग्स में क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। अब आप एक दफ़ा इसे रिपीट कर दें मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए आपको क्लियर हो गया है। मैम बेसिकली ये PPHN जो कंडीशन पल्मनरी है, हाइपरटेंशन कहते हैं इसे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें बेसिकली हम्म, लंग्स की जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, हाइपोक्सिया हो रही है, लेकिन ओवरऑल बाकी जो लिम्स और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें वेजो डायलेशन हो रही होती है। तो इस केस में जो है हम सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, के तौर पे ऑक्सीजन देते हैं। 100% ऑक्सीजन देंगे ना मैम? 100% ऑक्सीजन देंगे, और साथ ऐसी ड्रग्स ऐड कर रहे होते हैं जो पल्मनरी वेजो डायलेशन कॉज करते हैं, जैसे सिल्डेनाफिल वगैरह होती है। ठीक है, खैर वो ठीक है। काफ़ी एज ग्रुप के डिफरेंट होती हैं। साथ हमने पल्मनरी वेजोडाइलेटर जो ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन कॉज करती हैं, ठीक है, वो ऐड कर देंगे, साथ ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सडन रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद ऑक्सीजन, के आपने अगर ऑक्सीजन दी है तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है। ठीक है, पेशेंट हैज़ एपनिया नाउ, व्हाट इज़ द कॉज? अच्छा, एक जब भी ऑक्सीजन के अंदर सडन शिफ्ट आता है ना, कि पहले ऑक्सीजन उसे कम थी तो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था। ठीक है, लेकिन अगर अब आपने ऑक्सीजन दे दी है तो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसका रिलीफ हो गया, तो इस दौरान अब अगर ऑक्सीजन को आप रिमूव करेंगे तो पेशेंट को स्लाइटली एपनिया का एपिसोड्स आएगा थोड़ा सा। ठीक है,
वो क्यों होगा? ऑक्सीजन की वजह से इसलिए भी होगा कि आर्टीरियल जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। ऑक्सीजन के जब भी प्रेशर्स के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है ना, कि आपने सडनली या तो दी है या वीन ऑफ कर दी है। एक और एमसीक्यू जिससे मिलता जुलता आता है कि आपने पेशेंट है उसे वेंटिलेटर पे था, अगर अब आपने वेंटिलेटर से ऑफ करके नॉर्मल ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ है तब भी जो पेशेंट है वो एपनिया के एपिसोड्स आएगा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? अब आपने पहले ऑक्सीजन कम थी ना, अब आपने दे दिए, तो इसमें आंसर आएगा कि आर्टीरियल ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यू स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके देंगे, लेकिन आपके पास स्टेटमेंट में लाजमी पूछा होगा कि एपनिया की कॉज क्या है। तो उसकी कॉज यही है कि आर्टीरियल जब ऑक्सीजन के अंदर चेंज आते हैं ना, उसकी वजह से पेशेंट एपनिया में जाता है। या तो अगर आप वेंट ऑफ कर रहे हैं, या जैसे ये पेशेंट अभी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था, अब आपने ऑक्सीजन दिया तो आर्टीरियल ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा एपनिया का एपिसोड आएगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आती है, थोड़ा सा समझना इस एमसीक्यूज को भी मुश्किल है। ये क्लियर हो गया 125 वाला एमसीक्यूज? ठीक है, आपको मैंने दोनों स्टेटमेंट बता दिए। इसका एसके के अंदर भी एमसीक्यू स्टेटमेंट चेंज करके आया हुआ है। 126 ए पेशेंट हु वाज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल सडनली डेवलप डिज्निया। तो डिज्निया किन कंडीशन में होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, और इसकी वजह से सडन डेथ भी हो जाती है, ठीक है। चेस्ट पेन के साथ डेथ भी हो जाएगी फ़ौरन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ए पेशेंट विद अनीमिया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ डिक्रीज्ड। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज्ड है ना, तो मेनली तो हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नॉर्मल होता और अगर उसे अनीमिया होता, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते? फिर अल्फा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। 128 a soldier who was posted at Siachen present to the emergency with numbness of the finger and headache। अब numbness of fingers क्या है? रिनॉड फिनोमेना, जो उसका कलर चेंज होता है। एंड हेडेक क्यों? क्योंकि वो हाइपोक्सिया में जा रहे हैं ना। मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस क्या है? सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। उसे सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। मैम एक क्वेरी है मेरी 127 पे। मैम एक मैंने क्वेश्चन देखा था कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेंशन ना हो, लेकिन अगर एचबी मेंशन्ड हो कि पेशेंट विद एनीमिया और उसका एचबी डिक्रीज है, तो फिर उस केस में हम कौन सा हाइपोक्सिया सेलेक्ट अनीमिक हाइपोक्सिया, ये अभी तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ना, उसमें अनीमिक हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, कि एच बी है ही नहीं जो ऑक्सीजन को कैरी करेगी। लेकिन उसमें आपने अभी कहा था मैम कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होगा ना मैम, आपने वो हाँ, आई थिंक कंफ्यूज मतलब होता है। उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेशेंट को हाइपोक्सिया वैसे नहीं है कि आपने जी मैम। ऑक्सीजन का तो मसला नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल है जिस एटमॉस्फेयर में वो है, या आप बाहर से भी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। मेन मसला ऑक्सीजन का नहीं है, मेन मसला ठीक। अनीमिया का है, ठीक है, कि एच बी है ही नहीं जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही होगी, ठीक है। सही होगा। ठीक होगा मैम। 129 एपेक्स। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं। एपेक्स के ऊपर आपके पास जो वेंटिलेशन होती है वो इंक्रीज होती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो एपेक्स के ऊपर ज़्यादा होती है, ठीक है। और बेस के अंदर एपेक्स जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो लोएस्ट होती है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि सर्कुलेशन बेस के ऊपर हाईएस्ट होती है। चलिए मैं आपको वैसे बताती हूँ, सर्कुलेशन जो है वो बेस के ऊपर हाईएस्ट होती है, और जो ऑक्सीजनेशन है वो एपेक्स के ऊपर हाईएस्ट होती है, ठीक है। बस आपने सिंपल याद रखना है, ब्लड फ्लो कहाँ हाईएस्ट होता है? बेस के ऊपर। और वेंटिलेशन या पर ऑक्सीजनेशन वो अच्छी कहाँ पे होती है? यहाँ इन्होंने थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती की हुई है, ठीक है। जो ऑक्सीजन या वेंटिलेशन होती है ना, ओवरऑल वो अच्छी कहाँ पे होती है? एपेक्स के ऊपर होती है। लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो गुड या हाईएस्ट कहाँ पे होता है? बेस के ऊपर होता है, ठीक है। ये इन्होंने लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि रीजनल आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाईएस्ट कहाँ होता है? एपेक्स के ऊपर होता है, बेस के ऊपर कम होता है। बेस के ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा होती है? ब्लड फ्लो, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब एज इट इज़ अगर आप ये चीज़ें याद कर लेंगे ना, तो ये बहुत बार बार रिपीटेड आ रही हैं। 130 कहते हैं व्हाट इज़ द चेंज दैट अकर एट द 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो FRC जो है ये भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी एक पिक्चर सेंड करूँगी, उसके अंदर ना सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जाके जो प्रेगनेंसी में रिस्पायरेटरी चेंजेस आती हैं, आपने उन्हें किस सीक्वेंस वाइज आपने ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। द हाई आल्टीट्यूड वुड बी रिजल्ट इन, तो हाई आल्टीट्यूड पे जाके क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर अकर एट द एपेक्स ऑफ द लंग। तो एपेक्स के ऊपर हमने क्या बात की? वेंटिलेशन कम होती है। वेंटिलेशन गुड कहाँ पे होती है? अभी ये मैंने आपको बताया। वेंटिलेशन अच्छी कहाँ पे होती है? एपेक्स पे होती है, बेस पे होती है? बेस पे होती है। एक मिनट
उल्टा नहीं तो मैम, नहीं बोल दिया। वेंटिलेशन उल्टा ठीक उल्टा है बोल रहे ठीक हैं है, मैम। मैंने सॉरी, परफ्यूजन की बात, ब्लड फ्लो की बात करनी थी। ब्लड फ्लो अच्छा कहाँ पे होता है? बेस पे होता है, एपेक्स पे वेंटिलेशन अच्छी होती है। ठीक है, मिक्स कर दिया मैंने भी। ठीक है, ब्लड फ्लो बेस में अच्छा होगा और एपेक्स के अंदर वेंटिलेशन अच्छी होगी, यानी कि PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेंटिलेशन जो है वो एपेक्स पे अच्छी है और बेस पे ब्लड फ्लो ज़्यादा बेटर है। द नॉर्मल रिस्पायरेटरी ड्राइव किसके ऊपर डिपेंड करता है? PaCO2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज रैपिडली देन ऑक्सीजन थ्रू द एल्वुलाई। क्यों? क्योंकि उसमें हाई डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा होता है। सेगमेंटल ब्रोंकस ए रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सेगमेंटल ब्रोंकस है उसे कौन ब्लड फ्लो सप्लाई कराता है? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ठीक है, और ये कितने होते हैं? 23 होते हैं। हेयरिंग ब्यूरी रिफ्लेक्स प्रिवेंट किस चीज़ को प्रिवेंट करा होता है? ओवर इन्फ्लेट, ताकि जो लंग्स है वो ओवर इन्फ्लेट ना हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग द मैम ओवर ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन का इस केस में ओवर एक्सपेंशन का वो सेम मतलब होगा मैम? ओवर इन्फ्लेट इन सेंस में कि जैसे ओवर एक्सपेंशन के हिसाब से मैम? हाँ जी, ओवर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी ठीक है। सेंस में चला जाएगा, मतलब ज़्यादा फूल ना जाए, एल्वुलाई में बहुत ज़्यादा ना हो जाए ना। ठीक है, ऑक्सीजन भी, या ओपनिंग एल्वुलाई, ओपनिंग ऑफ एल्वुलाई की आप बात कर सकते हैं। 137 कहते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीज़ आ जाती है। अच्छा, इसका भी मैं आपको ना ग्रुप के अंदर इसकी कैलकुलेशन सेंड कर दूंगी कि इसका आंसर 2.7 कैसे है। ठीक है, ये भी मैथमेटिकल आ जाता है सारा। ठीक है, 137 भी मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी इसका। ठीक है, 138 कहते हैं कि अगर HB 10 ग्राम है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 है, PaO2 60 mmHg है, तो कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन कॉन्टेंट को। इसकी मैथमेटिकल यहाँ ऊपर दी हुई है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट को आपने कैसे कैलकुलेट करना है? HB को मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला है, ये फर्स्ट एड में दिया हुआ है, HB को मल्टीप्लाई करना है 1.34 के साथ। तो HB कितनी दी हुई है? 10 ग्राम, और 1.34 इसका कांस्टेंट है, जो आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 13.5 इसका आ जाएगा ऑक्सीजन, तो आंसर चार्ली आ जाएगा। 139 इफ वेंटिलेशन ऑफ द एल्वुलाई इज स्टॉप बिकॉज ऑफ bronchular blockage what will be the partial pressure of oxygen in the blood। तो ब्लड के अंदर उतनी होगी ना जितनी वीनस ब्लड के अंदर, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ही होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो लेवल होगा, क्योंकि वेंटिलेशन के अंदर सारी एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा गैसेस का। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? आर्टरीज के अंदर भी व्हाट विल बी द पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितनी होगी? वही जितनी, यानी कि डीऑक्सीजनेशन ही होगी सारी। ठीक है, क्योंकि परफ्यूजन तो हो ही नहीं रही, वेंटिलेशन हो ही नहीं रही एल्वुलाई की। 140 कहते हैं कि व्हेन इंटरप्टिंग ए कैप्नोग्राम एट राइज इन बेस लाइन डेमोन्स्ट्रेट द रीब्रीदिंग। तो कैप्नोग्राम के अंदर जो बेस लाइन में राइज आ रहा होता है वो आपको किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है? रीब्रीदिंग को। ठीक है, कैप्नोग्राम कोई इंस्ट्रूमेंट होता है हाँ, जिससे वो इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और ये किस चीज़ को मेजर कर रहा होता है? आई थिंक ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर रहा होता है। कैप्नोग्राम, इसे थोड़ा सा सर्च करें कि कैप्नोग्राम किसके लिए होता है। जहाँ तक मुझे याद है ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर रहा होता है, लेवल्स को। ठीक है, वन जी फोर मैम आप सही बता ठीक है, रही हैं। CO मेजर करते हैं मैम। कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा होता है। ये भी अलग से MCQ जाता है कि कैप्नोग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू मेजर द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। ठीक है, एल्वुलाई आर केप्ट ड्राई बिकॉज, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर्स होते हैं जो एल्वुलाई को या पूरे लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देते। लंग बेस हैव हाई परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन। वाई? क्योंकि उसकी ब्लड फ्लो बेस में ज़्यादा होती है और एपेक्स के अंदर ब्लड फ्लो कम होती है। ठीक है, एपेक्स के अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा होती है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक आर क्लियर कौन करता है? फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस किस सेल्स का फंक्शन है? फैगोसाइटोसिस कौन करवाते हैं? कौन से सेल्स करवा रहे होते हैं? मैक्रोफेजेस मैम। मैक्रोफेजेस भी करवा रहे होते हैं और न्यूट्रोफिल्स भी करवा रहे होते हैं। ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस मेन मैक्रोफेजेस भी करवा रहे होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड के अंदर जब आप चैप्टर करेंगे ना फर्स्ट एड में, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन भी लिखा हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ लंग एल्वुलाई। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि सेपरेट करी होती है एपिथेलियम को फ्रॉम एंडोथेलियम इन द एल्वुलर वॉल। ठीक है,
हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन किसके अंदर होती है? पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर होती है। डेफिशिएंसी ऑफ अगर सर्फेक्टेंट नहीं होता, इस किस डिजीज़ में नहीं होता? आरडीएस के अंदर, या जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। अगर आरडीएस वाला एक पेशेंट है उसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी और कंप्लाइंस कम होगी और जो एल्वुलाइज हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सर्फेक्टेंट है ही नहीं जो एल्वुलाइज को ओपन करे। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग द एक्सपेंडिचर आउट ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी वो कितना होता है? 5%, लेकिन आपने इसका एग्जाम में आंसर चूज़ करना है 2%। 2 to 5% इसकी रेशियो होती है, तो आपने प्रेफर किसको करना है? 2 को। अगर 2 ऑप्शन में है, अगर यहाँ ऑप्शन में अब 2 नहीं है तो आपने 5 को चूज़ करना है। 2 से 5 तक इसकी रेशियो होती है। डायामीटर ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज किसके अंडर कंट्रोल होता है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करती है? ब्रोंकोस्पैज्म करती है, ब्रोंकोडायलेशन कॉज करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कॉज करती है? डायलिटेशन किन रिसेप्टर्स के थ्रू? बीटा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू। नहीं, ब्रोंकोस्पैज्म नहीं करेगी, ब्रोंकोडायलेशन करती है ये। ब्रोंकोडायलेशन करेगी किन रिसेप्टर्स के थ्रू? बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, ठीक है। ट्रू कौन सी ऐसी ड्रग है जो ब्रोंकोस्पैज्म कॉज कर देती है? पेंसिलिन। पेंसिलिन से जब एलर्जी होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हो जाता है? ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, ठीक है। तो वो तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगी ना। तो आपने नॉर्मली सिंपैथेटिक क्या करते हैं? ब्रोंकोडायलेशन करते हैं किन रिसेप्टर्स के थ्रू? B2। ये भी एग्जाम्स के अंदर आपको सारे जो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 1 क्या करता है? सारे ऑर्गन्स के ऊपर। अल्फा 2 क्या करता है? बीटा 1 क्या करता है? बीटा 1 क्या करता है? कार्डिक एक्सेलरेशन करता है। ये आपको सारे आने चाहिए कि सारे रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। ये मेरे एग्जाम का MCQs है कि बीटा 1 का क्या रोल है? कार्डिक एक्सेलरेशन करता है, ठीक है। फिर एक और MCQs आ जाएगा कि एपिनेफ्रिन किन किन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है। एपिनेफ्रिन ये आपको साथ साथ बताते जाती हूँ, थोड़ा हम अपने टॉपिक से साइड पे जा रहे हैं। अल्फा 2 और बीटा 2। अल्फा 2 पे एक्ट नहीं करता, सॉरी, ये बीटा 1 और बीटा 2। एपिनेफ्रिन किन किन? मैम जो रिसेप्टर्स और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जी ये हम न्यूरो में पढ़ेंगे मैम, जो ये बीटा 2 रिसेप्टर CVS के अंदर। ये आपने ना अभी मुझे कोई भी एक स्टूडेंट मुझे मैसेज कर दिए, मेरे पास ना सारे पड़े हुए हैं, इसकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो ये मैं आप अगर आप लोग साथ साथ SK की, वैसे आपकी स्पेशलिटी की क्लास अब स्टार्ट होती है ना, तो उसमें हम आप लोगों को करवा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिसेप्टर्स वाली, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ जो जो मुझे याद आता रहता है, ठीक है। ये भी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी इसकी। ये आप डॉक्टर हमजा को कह दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में से शेयर कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कोई भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस, ठीक है। ये सारी डेड स्पेस फर्स्ट एड के अंदर फिजियोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस उसके बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसके अंदर? सबके अंदर होती है एक्सेप्ट हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट नहीं करती वो, ठीक है। 151 कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल शंट विल बी प्रेजेंट। शंट के अंदर क्या होता है? जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो 0 तक पहुंच जाती है, ठीक है। और इन्फिनाइट कब होती है? अल्फा ऑप्शन कब होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, ठीक है। एम्बोलिज्म में इन्फिनाइट होगी और शंट के अंदर वो 0 पे चली जाएगी, या बिलो नॉर्मल कह सकते हैं। अच्छा, आपने 0 को चूज़ नहीं करना, आपने बिलो नॉर्मल को चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मल लिखा हुआ है ना, अगर ऑप्शन में आता है बिलो नॉर्मल तो आपने उस ऑप्शन को प्रेफर करना था। 152 कहते हैं कि द रेस्पिरेटरी जोन, मैंने आपको क्या बताया? एक कंडक्टिंग जोन होता है जहाँ ट्रेकिया वगैरह प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आ जाएगा? ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई एंड एल्वुलर डक्ट, ठीक है। अब कहते हैं कि रेस्पिरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर एक्सटेंड, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे कंडक्टिंग जोन एंड होता है और इसके आगे से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका टेकिकार्डिया भी हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, तो आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड वेंट ऑफ बॉडी से बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले। इसी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट किसी भी नॉर्मल बंदे को क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया था, टेकिकार्डिया हो जाता है। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर रेस्ड किसके अंदर इंक्रीज होता है, मॉडरेट एक्सरसाइज के अंदर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर रेज्ड हो सकता है। इन स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज से आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ। इंक्रीज वेंटिलेशन इज ड्यू टू, ये वही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया है ना, उसकी वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब भी ज़्यादा होता है तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडला, वो ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, सारा ब्रेन का रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो हाइपर वेंटिलेशन पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। हाइपोक्सीमिया इन ब्लड, इसको कौन सेंस कर रहा होता है, कैरोटिड बॉडी। अच्छा, दो तरह के आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और दूसरे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स किसको सेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब रेज्ड होता है, जो हमने पहले एग्जांपल्स की थी। हाइपोक्सीमिया किसे कहते हैं, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। और इसके कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, एक तो कैरोटिड बॉडी है और दूसरा एओर्टिक आर्च है। ये दो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं जो सेंस करते हैं जब आर्टीरियल या कोई भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। 157 कहते हैं कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो लोअर देन नॉर्मल किसके अंदर होती है, शंट के अंदर। अभी मैंने आपको क्या बात की, आपने 0 को चूज नहीं करना, आपने क्या चूज करना है, लेस देन नॉर्मल, बिलो नॉर्मल। इसको प्रेफर करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा देन आप 0, लेकिन अगर 0 भी है, लेस देन नॉर्मल भी है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, लेस देन नॉर्मल। ठीक है। एट 3000 फीट बैरोमीट्रिक प्रेशर शुड बी, तो बहुत ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड के ऊपर बैरोमीट्रिक प्रेशर कितना होगा, 226 होगा। डेड स्पेस, अच्छा ये अभी जो आप करेंगे ना, मैंने आपको हमेशा हर लेक्चर में सबको कहती हूँ कि जब भी आपने AA के MCQs करने हैं उससे पहले आपने लाजमी करने हैं AA के पल्स पॉइंट्स। ठीक है। एंड में जाके आपने सिर्फ इसके पल्स पॉइंट ही रिवाइज करने हैं। ठीक है। सी लेवल भी इसके डिफरेंट होती है, वो मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद। ठीक है। लेकिन ये भी आप लोग सर्च कर लें, ये भी MCQs आता है कि सी लेवल के ऊपर कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसके मैं अभी आपको ऊपर टेबल से इसका भी रिवाइज कर लेते हैं हम साथ साथ, कि डेड स्पेस इंक्रीज किन कंडीशंस में होती है और डिक्रीज किन कंडीशंस में होती है। ठीक है। पेज नंबर 133 और 132। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं कि कहते हैं डेड स्पेस जो होती है वो इंक्रीज किस किस कंडीशन में होती है, कि आपने एज इट इज़ याद करना है। ठीक है। आपको MCQs आते हैं कि डेड स्पेस इंक्रीज कब हो रही है, एम्फाइसीमा में, निमोनिया के अंदर, RDS, स्मोकिंग, ETT। अच्छा, जब ETT आप डालते हैं इसके अंदर क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो ETT की ट्यूब होती है ना वो बहुत लंबी होती है, तो जितनी ज़्यादा वो ट्यूब लंबी होती है उतना ज़्यादा वो डेड स्पेस को इंक्रीज़ कर देती है। तो हम पेशेंट के अंदर डेड स्पेस को कम करने के लिए, ताकि उसकी वेंटिलेशन इम्प्रूव हो, हम ETT का साइज़ ना क्लिनिकली क्या करते हैं, कट करके छोटा कर देते हैं वेंट के साथ सेट करके ना, ताकि उसकी डेड स्पेस को हम जितना कम कर सकेंगे डेड स्पेस को, पेशेंट की वेंटिलेशन या परफ्यूजन उतनी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में, एस्थमा में, कार्डिक फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नेक एक्सटेंशन, स्टैंडिंग, हाइपोटेंशन और ब्रोंकोडाइलेशन, इन सारी कंडीशन में डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और जितनी डेड स्पेस इंक्रीज होगी इतनी वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि वो तो सारा एरिया जहाँ मतलब एरिया को इंक्रीज कर रहा है ना वो। डिक्रीज डेड स्पेस किस किस कंडीशन में होती है, एटिलेक्टेसिस, ट्रिकियोस्टमी, स्लीप और हाइपर वेंटिलेशन, नेक फ्लेक्शन। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब भी एक पेशेंट वेंट पे होता है, क्या उसकी वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप उसकी नेक को क्या करते हैं, फ्लेक्स करवाएंगे, एक्सटेंड करवाएंगे, नेक को हम एक्सटेंड करवा रहे होते हैं। ठीक है। ताकि उसकी डेड स्पेस मतलब उसकी फ्लेक्स नहीं करेंगे, नहीं फ्लेक्स नहीं कर रहे होते। जब आप नेक को फ्लेक्स करते हैं ना तो ये डेड स्पेस डिक्रीज तो है, लेकिन इसमें वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती। फ्लेक्शन की कंडीशन में देखें, आपकी जो सारा ट्रेकिया है उसकी स्पेस कम नहीं हो जाएगी। जी मैम, वो आप अपने अभी, हाँ, अभी अपनी चिन को आप होते हैं। उसके साथ नेक के साथ लगाएं। जी मैम।
ठीक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन ट्रेकिया की अच्छी पेटेंट नहीं होगा वो वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, नेक की एक्सटेंशन करवा लेते हैं जिसमें वेंटिलेशन का मसला आ रहा होता है, जिनकी पहले ही ऑक्सीजन ड्रॉप सैचुरेशन ड्रॉप कर रही होती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बस सिंपली ये बता रही हूँ कि डेड स्पेस वाले जो सारे एमसीक्यूज़ हैं ये आपके पेट एमसीक्यूज़ हैं कि इंक्रीज़ वाले एमसीक्यूज़ कौन कौन से किस किस कंडीशन में इंक्रीज़ होगी और किस किस कंडीशन में डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ सारे ना पेज नंबर 132 पे आए, यहाँ सारे वॉल्यूम्स भी लिखे हुए हैं कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 800 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इनकी डेफिनेशन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये उतनी ज़्यादा भूल जाती है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1200 ml, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दो चीज़ों का सम है ना तो 3500 ml, FRC कितना होता है आप लोग ठीक बता रहे थे, ठीक है 2300 ml, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 4600 ml, और टोटल लंग कैपेसिटी सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स और कैपेसिटी कितनी होती है 5800 ml, ठीक है। ये आपने बाकी सारे MCQs करने हैं। ये जो गैस एक्सचेंज यहाँ लिखा हुआ है ना, ये भी एग्जाम में आता है कि डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन लिमिटेड भी है और परफ्यूजन लिमिटेड भी है। डॉक्टर आमना ये मिक्स हो जाता है तो आपने फर्स्ट एड के और रफ़ी के जो लेक्चर है ना, आपने सर को एक दफ़ा कह देना है, वो आपको रिवाइज़ करवा देंगे अगर ये आपको कन्फ्यूजन, ये मुझे भी बहुत मुश्किल लगती हैं ये वाली चीज़ें, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्स अभी तक होती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि बार बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको आएंगी, एक दफ़ा पढ़ने से किसी को भी नहीं आती, ठीक है। तो ये लेकिन ये कि इस पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत MCQs आएंगे। मैं आपको यही आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी और रीनल फिजियोलॉजी, ये 2 MCQs हैं। इन पे अपनी अपनी ग्रिप जितनी अच्छी करनी है आपको करनी है, आपने बार बार रिवाइज कर, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स में से ना वो मुश्किल MCQs उठाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें मिक्स होने वाली हैं। चलिए हम अपने वापस MCQs पे, कौन से MCQs कर रहे थे हम, 160 पे थे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मैंने आपको बताया नॉर्मली कितनी होती है 150 ml होती है। 161 कहते हैं कि नॉर्मल रेशियो ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डेड स्पेस इक्वल होती हैं दोनों, 1:1। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसी होती है, सिग्मॉइड होती है, और मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हाइपरबोला होती है, ठीक है। हीरिंग ब्यूरी रिफ्लेक्स विल लीड टू इनहिबिशन, वो किस चीज़ की इनहिबिशन कर देते हैं, डोर्सल न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल रिस्पायरेशन, ठीक है, ताकि फर्दर जो है ओवर इन्फ्लेट एल्वुलाइज ना हो, ठीक है। ये रफ़ी के अंदर बहुत अच्छा सा टेबल बना हुआ है इन सब चीज़ों का डिफरेंस, कि डोर्सल न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एपनियोस्टिक सेंटर क्या करता है, निमोटैक्टिक सेंटर क्या करता है, ठीक है। तो ये रफ़ी के अंदर बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है और ये चारों MCQs आते हैं। रिगार्डिंग द राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने वैल्यू सेट कर ली है 20, यहाँ 26 लिखी हुई है ना, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू है 27 पॉइंट समथिंग, 27.5 कर लो चलो आप, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 27 से अबव होगी, ठीक है, 27 से अबव है तो हमारे पास ये नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कि शिफ्ट हो जाती है राइट की तरफ, डिक्रीज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अफिनिटी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट, कॉज अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑन HP। मतलब आप सिंपल याद रखें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 26 से अबव है तो वो राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, लेकिन अगर P जो पार्शियल P50 है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, अगर इसकी वैल्यू 27.5 से नीचे है, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये आपके रफ़ी के अंदर सेकंड पेज के ऊपर लिखा हुआ है, छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये वाली क्लियर हो गई या मैं रिपीट करूँ इसको, 164, ये क्लियर है मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। 160 ये MCQs बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है। 35, हाँ इसका आंसर 35 अब क्यों है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 27.5 से ग्रेटर है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 27 से अबव है। अब वो राइट साइड पे जा रही है ना, हमने क्या बात की है कि जब भी वो कर्व राइट साइड पे जाएगी तो उसकी वैल्यू P50 की वैल्यू ग्रेटर होगी 27 आई थिंक इसकी वैल्यू 8 है, एग्जैक्टली 0.5 नहीं है इसकी, ठीक है। अब
जब भी हमने बात की कि राइट साइड पे उसकी वैल्यू P50 से यानी कि 27 पॉइंट समथिंग से इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा ऑप्शन है? 26 तो कम है, 18 भी कम है, 22 भी कम है, 10 भी कम है, तो 27 से अबव कौन सा डिजिट आ रहा है? 35 या 30, कोई भी रैंडम वैल्यू वो दे सकता है आपको। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस बेस पे आपने इसे ऑप्शन कौन सा कब चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको मैं क्वेश्चन के अंदर आ जाता कि इसकी शिफ्ट जा रही है लेफ़्ट की तरफ और बाकी सारे ऑप्शन 30 प्लस होते, सिर्फ ऑप्शन अल्फ़ा के अंदर, सिर्फ ऑप्शन चार्ली के अंदर 18 होता, तो आप क्या चूज़ करते? 18 मैम। 18 को चूज़ करते, ठीक है। तो इस तरह CPSP कॉन्सेप्ट यही होगा, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट और ऑप्शन चेंज करके आपको बताएंगे कि आपने क्या चूज़ करना है। तो आपने मेन कॉन्सेप्ट को ग्रिप करना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप करना है, और बाकी कुछ अगर जैसे एनाटमी है, कुछ चीज़ें हैं वो आपने एज इट इज़ रट्टा लगाना है, ठीक है। रट्टा और कॉन्सेप्ट मिक्स है इस एग्जाम में। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट विल बी डिक्रीज, तो क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है? TLC भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको भी एक पिक्चर सेंड करूँगी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और ओवरऑल। हाँ जी, ये आपने एज इट इज सीक्वेंस चूज़ करनी है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होता है, FeV1 और FVC की रेशियो भी डिक्रीज होती है और TLC भी डिक्रीज होता है, ठीक है। द partial 166 द partial pressure in the blood at which hemoglobin is 50% saturated with oxygen in the blood। अच्छा, ये भी आपने अब एज इट इज़ याद करना है कि 100% सैचुरेशन के अंदर HB अगर 100% ऑक्सीजन की सैचुरेशन है तो HB कितने परसेंट सैचुरेटेड होगी, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन अटैच कितनी होगी? 100 mmHg होगा ब्लड के अंदर भी। अगर 75% सैचुरेशन है ऑक्सीजन की तो HB जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी वो कितने mmHg होगी? 40। अगर 50% ऑक्सीजन की सैचुरेशन है तो HB के साथ कितने mmHg होगी? वो 25 mmHg, ठीक है। ये वैल्यूज़ बस एज इट इज़ MCQs एग्जाम में आता है। 167 कहते हैं कि प्री टर्म बेबी विद 2.3 kg वेट टाइडल वॉल्यूम बच्चों में कितना होता है? 4 to 6 ml होता है बच्चों में पर kg। अच्छा, ये MCQs ना आगे एक जगह, अब आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मैंने सपोज कर लिया इसका 6 है, 4 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं वेट से 2.3, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ रहा है? या आप 6 को कर लें मल्टीप्लाई, 6 को तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 को कर लें चलें, मतलब रेंज है ना इसकी। 5 को मल्टीप्लाई करें आप लोग 2.3 से, या 4 को ही कर लें, तो राउंड अबाउट आपका आंसर आ जाएगा 13 या 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये वाला 167 वाला क्लियर हो गया कि इसका आंसर 14 कैसे आया है? हाँ जी, 13.8 है ना, मुझे याद आ गया है, ठीक है। तो राउंड अबाउट 14 हो जाएगा ना, ऑप्शन बीटा। 168 कहते हैं कि इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय रेस्पिरेटरी मसल्स, तो वो कितनी होती है? 2 to 5%। तो अगर ऑप्शन में 2 होगा तो आपने उसको प्रेफर करना है। अच्छा, ये MCQs है कि मसल्स ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन ये कौन से होते हैं? एब्डोमिनल मसल्स होते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन में, ठीक है। 170 में सारे मसल्स आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेने हैं, ये आपने थ्योरी क्लास में कर लिए होंगे। विच मसल्स आर फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सारे मसल्स आते हैं, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, सेरेटस एंटीरियर एंड स्केन मसल, ठीक है। 171 कहते हैं कि बेस्ट होस्ट डिफेंस एल्वुलाई के अंदर कौन से होते हैं? एल्वुलर मैक्रोफेजेस, और इनका नेम क्या होता है? डस्ट सेल्स। डस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। 172 कहते हैं कि बॉय हैड ए कार एक्सीडेंट आफ्टर विच ही इज़ बेडरिडन, ही डेवलप्ड DVT, ही केम टू ER विद चेस्ट पेन एंड डिस्निया। तो अब DVT डेवलप होगी इनके, डिस्निया और चेस्ट पेन है इनके पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होकर। एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मिसमैच आ जाता है ना इसका, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि इट इज़ अ केस ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन द लंग, यानी कि नीचे वाले जो बेस है ना उसको ब्लड भी नहीं जा रहा, ठीक है। विच इम्पेयर्स द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बाय इंक्रीजिंग द पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। 173 कहते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द फीटल सर्कुलेशन, बच्चों के अंदर जो बच्चों ने फीटल लाइफ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसके अंदर होती है? अम्बिलिकल वेन के अंदर। अब मुझे यहाँ एक और बात बताएं,
अम्बिलिकल एमसीक्यूज आएगा, अम्बिलिकल वेन कितनी होती है और आर्टरी कितनी होती है? मैम 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है, ठीक है। और जो वेन होती है वो बहुत पेटेंट होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो आर्टरीज होती हैं बहुत छोटा सा उनका डायमीटर होता है, छोटी छोटी 2 आर्टरीज होती हैं और उनमें कम सेचुरेशन। हाईएस्ट किस में होती है? फीटल लाइफ में ऑपोजिट होता है ना, सबसे ज़्यादा सेचुरेटेड ब्लड किस में होता है? अम्बिलिकल वेन में, जो वो मदर से ले रहा है। और अम्बिलिकल आर्टरीज फीटस का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर को दोबारा प्लेसेंटा में दे रही होती है। विच वन ऑफ द वेन फॉलोइंग? जी। वेन लेफ्ट पे होगा ना मैम? हम्म। ये अम्बिलिकल वेन लेफ्ट पे लोकेटेड होगा ना मैम? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। सिंपल एक ही है, तो वो इतना ज़्यादा अनैटमी उसकी इतना मैटर नहीं करती। अम्बिलिकल आर्टरीज बस मैंने सिंपल याद किया हुआ है कि अम्बिलिकल आर्टरीज 2 होती है, उनका डायमीटर बहुत छोटा सा होता है। जो ठीक वेन है। होगी उसका डायमीटर बहुत बड़ा होगा, वो आपको देखने में वैसी नज़र आ जाएगी। ठीक है, एक और एमसीक्यूज आएगा। एमसीक्यूज आता है कि एक पीडियाट्रिशियन है, उसने रिसक्सिटेट किया एक बच्चे को। अब उसने देखा है कि जो अम्बिलिकल आर्टरी थी वो एक थी, अम्बिलिकल वेन भी एक थी। तो आप उस पेशेंट के अंदर कौन सा डिफेक्ट, किस सिस्टम का डिफेक्ट आएगा? उसका आंसर है कार्डियोवास्कुलर। ठीक है, क्योंकि उसमें अम्बिलिकल आर्टरी एक है ना, तो उसमें किस चीज़ का डिफेक्ट आता है? सीवीएस के, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज ही आपके एग्जाम के एमसीक्यूज में आपको बता रही हूँ। 174 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीजन? तो मैक्सिमम ऑक्सीजन किसके अंदर होती है? पल्मनरी कैपिलरीज में। लोएस्ट किस में होती है? पल्मनरी आर्टरी। ग्रेटर देन सुपीरियर वेना cava देन अम्बिलिकल आर्टरी। एडल्ट की बात कर रहा है। हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन फीटल लाइफ में किसकी होती है? अम्बिलिकल वेन के अंदर। ठीक है, एट नॉर्मल कंडीशन बोथ आर इक्वल। क्या चीज़ इक्वल होती है? वीनस रिटर्न और पल्मनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, मतलब वो वीनस रिटर्न ही है ना, वो सारा राइट एट्रियम से होता हुआ, सॉरी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर वो सारा पल्मनरी आ जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर वो राइट लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा से आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को चला जाएगा। तो वीनस रिटर्न इक्वली हो जाता है पल्मनरी ब्लड फ्लो के। इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंजेस? ये बार बार आएंगे। रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स का एमसीक्यूज 3 दफ़ा आ गया, तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर अभी किसी ने सीक्वेंस लिखी हुई थी कि अब इसमें अब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डेल्टा इज ग्रेटर देन ऑप्शन अल्फा, ग्रेटर देन ऑप्शन इको। डेल्टा ग्रेटर देन अल्फा, ग्रेटर देन इको। ठीक है, ये सीक्वेंस आपने याद करनी है। 177 पेशेंट आफ्टर आरटीए प्रेजेंटेड विद डिक्रीज्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन का कौन सा मसल है जो अब डैमेज हो गया? इंटरनल इंटरकोस्टल। ठीक है, ये मसल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। लंग कॉम्प्लाइंस अगर डिक्रीज्ड हो गई है बाय, तो डिक्रीज लंग का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसका लंग कॉम्प्लाइंस की डेफिनेशन याद है कि कॉम्प्लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें कौन कौन सी 2 चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं? नहीं, इसकी डेफिनेशन में जैसे वॉल्यूम की बात करें ना, तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब भी ये 2, वेरी गुड। ठीक है, डॉक्टर फरहाना ने ठीक आंसर दिया, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब जो कॉम्प्लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो अगर लंग कॉम्प्लाइंस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और लंग का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन शैलो ब्रीथिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड। ये डेड स्पेस के अंदर पहली लाइन लिखी हुई थी अभी जब हमने किया पेज नंबर 132 पे, के डेड स्पेस जो होती है वो बिल्कुल शैलो ब्रीथिंग के अंदर अनचेंज्ड होती है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव, एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होते हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर क्या चीज़ कम होती है? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम होता है, FeV1। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का कितना होता है? -118। ठीक है, एयर ह्यूमिडिटी जो होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितना उसका लेवल रखते हैं? 55%। एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन मैराथन रनर। अच्छा, मैराथन रनर के अंदर बस आपने सिंपल एक बात कभी भी नहीं भूलनी कि मैराथन रनर के अंदर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, मैं आपको हर दफ़ा बस ये आपने याद रखना है कि उसका जो हार्ट रेट है ना वो 45 to 50 के दरमियान होगा। ठीक है,
ठीक है, और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, मैराथन रनर के अंदर ब्रेडिकार्डिया होगा, डिक्रीज हार्ट रेट होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा वर्कलोड करना पड़ रहा है ना, तो वो ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स किसके सेंट्रल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और पेरिफेरल किसके लिए होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अर्ली स्टेज ऑफ एस्थमेटिक अटैक विद रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट्स विल शो। ये आपको क्या शो कर रहा है कि एस्थमेटिक अटैक के अंदर ये जो आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हुआ है ना, नॉर्मली 15 टू 20 तक, 12 टू 20 तक है। अगर रेट ज़्यादा हुआ है तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से बॉडी से सारी कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगी। तो आर्टरीज़ के अंदर जब आप ABGs करवाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, एस्थमा के अंदर, COPD के अंदर, ABGs के अंदर कौन सा आएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या चूज़ करना है, एस्थमा के अंदर, COPD के अंदर, पॉइजनिंग के केसेस में, इस तरह के सारे केसेस के अंदर आपने क्या करना है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का पेट आंसर है। और वोमिटिंग के मैम अंदर ये हमेशा, जी जी, दोबारा बताइए कि मैम एस्थमा वॉमिट और किस केस में मैम COPD, COPD। ये आपने ना आपके बना हुआ है रीनल के अंदर फर्स्ट एड में, बहुत अच्छा सा ओके टेबल बना हुआ है। ये आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना कि मुझे नहीं आता। ठीक मैम। ये जब आप फर्स्ट एड करेंगे ना रीनल के अंदर, तो उसमें ABGs वाला टॉपिक दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये तो आप रेस्पिरेटरी के अंदर आया तो मैंने आपको साथ भी बता दिया कि एस्मा के अंदर, COPD के अंदर, और जो बाकी कुछ ओपियोइड्स पॉइजनिंग है, सैलिसाइक्लेट की पॉइजनिंग है, इन सब में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है, और वोमिटिंग में हमेशा आपने क्या चूज़ करना है? मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक ठीक है, मैम, और मेटाबॉलिक डायरिया में क्या चूज़ करना है? डायरिया में, डायरिया में क्या चूज़ करना है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ठीक है। 186 कहते हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द एल्वुलर डक्ट, वो कौन से होते हैं? एल्वुलाई बना रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सीमिया क्या होती है? हाइपोवेंटिलेशन भी हो सकती है। ठीक है, ए पेशेंट ऑफ एस्थमा, ये दोबारा आ गई वही जो मैंने आपको बताया कि एस्थमा के अंदर हमेशा क्या होगा, हमने सिंपल याद कर लिया है। अब आप एस्थमा, अगर आपने बस पहला वर्ड देखा है तो आप नीचे वाले आपको ABG समझ नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने एस्थमा में कौन सा ऑप्शन चूज़ कर लेंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं फिर भी। pH कितनी है? कम है ना, 7.2 है, यानी कि डिक्रीज़ है, pH डिक्रीज़ है इसमें। और बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड ही है, ऑलमोस्ट बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज्ड है, हाइपर कैपनी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज्ड है। तो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर इसके अंदर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, 189 ए पेशेंट विथ सोडियम, उसका 144 है, pH उसकी नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज्ड है, 12 है, क्लोराइड स्लाइटली इंक्रीज्ड है, 110 है, तो एनॉइन गैप 10 पे आ रहा है। एनॉइन गैप ये इसका 10 है, एनॉइन गैप की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? अगर 10 है ना, अब आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है, इंक्रीज है, डिक्रीज है? एनॉइन गैप नॉर्मली कितना होता है? 8 नो आइडिया से मैम। 8 से 12 तक होता है, या 8 से 16 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि एनॉइन गैप नॉर्मल है। अब हम देखते हैं कि pH कितनी है। pH ऑलमोस्ट थोड़ी सी एसिडिक साइड पे ही है, या नॉर्मल भी कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट मैम भी कम है। नॉर्मली बता रहे जी, हैं 4 to 12 बता रहे हैं मैम। एनॉइन गैप, जी मैम। अच्छा 4 to 12 कर लें, या आप 8 to 12 है, वैसे जो हमने बुक्स में मैंने पढ़ा हुआ ना वो 8 to 12 या 8 to 16 तक भी, 8 to 12 वैसे ठीक है। ये आपको ओके मैम। दिया हुआ है वही दोबारा जो रीनल के अंदर फर्स्ट एड में ABGs, ये आपका रीनल का MCQs है, ये यहाँ रेस्पिरेटरी का नहीं बनता। ओके मैम। रीनल फर्स्ट एड ABGs वाला अभी आप चाहे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जब आप ये नोट करेंगे ना, आप क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू, आपको ये सारा रीनल का ही है, बीच है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, क्लोराइड का वैल्यू बहुत ज़्यादा दी हुई ना, 103 तक नॉर्मल होता है, तो इसकी 110 तक दी हुई है, तो हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप। ठीक है,
189 का क्या आ जाएगा हाइपर, ये तो आप पहले कैलकुलेट भी करेंगे ना, ये वैल्यू सारी मैं आपको वही कह रही हूँ, 9 गैप का फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी आप इस एमसीक्यू को स्किप कर दें। ये हम रीनल के अंदर जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि आपको 9 गैप कैसे कैलकुलेट करना है, क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, एबीजीज किस साइड पे जा रही है, ठीक है। अभी आप स्किप कर दें इसे। 190 कहते हैं कि पेशेंट दोबारा एबीजी से, सारे रीनल वाले एमसीक्यूज हैं। एबीजीज कितनी आ रही है 7.54, तो ये एसिडिक साइड पे या अल्कलाइन साइड पे है? 7.5 अल्कलाइन है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 ये नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट 38 है, ये ज़्यादा है या कम है? 38 है, ये ज़्यादा है। 20 बाइकार्बोनेट की वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू कितनी है? 26 से अगर वो ज़्यादा है तो 26 हम, अगर 26 से भी ज़्यादा है ना वो, तो इसे हम कहते हैं अल्कलाइन साइड पे है ये, ठीक है। यानी कि 27, 28, 29, तो ये बहुत ज़्यादा है, 38 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास अनकम्पनसेटेड और कंपनसेटेड का आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है। अनकम्पनसेटेड कहते हैं कि, अच्छा ये सारा ना आप रीनल में कर लेंगे, सारे एबीजीज वाले अभी आपने यहाँ करने भी नहीं है, ठीक है। अनकम्पनसेटेड कहते हैं कि अब इसमें अनकम्पनसेटेड क्यों है, पीएच अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड है, यानी कि मेन मसला किस चीज़ का आ रहा है, बाइकार्बोनेट कहाँ होते हैं, रीनल का बफर सिस्टम है ये। यानी कि मेन मसला यहाँ से हमें क्या पता चल गया, पीएच ज़्यादा है वो हमें क्या बता रही है, कोई भी अल्कलाइन मसला हो सकता है। बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो मुझे पता चल गया कि ये रीनल है, यानी कि मेटाबॉलिक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो मैं क्या चूज़ करती, रेस्पिरेटरी, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये मेटाबॉलिक है। अब इतने तो हमने बना लिया कि ये क्या क्या बन गया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया। हाँ जी, एक मिनट, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है ना, 40 तक है। अब देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज करता इन कंपनसेशन, कि वो पीएच को, कंपनसेशन किसे कहते हैं, कि अगर वो पीएच को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती ताकि बॉडी की पीएच वापस नॉर्मल आ जाती, तो इसे हमने कहना था कंपनसेटेड। अब अभी पीएच जो है वो अल्कलाइन साइड पे है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड नहीं हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, अनकम्पनसेटेड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। सिंपल आपने याद रखना है, अगर पीएच आपकी नॉर्मल नहीं है ना तो वो अनकम्पनसेटेड है। अगर पीएच कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट ने अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज एडजस्ट कर लिया है और पीएच वापस नॉर्मल आ गया, तो इसका मतलब है कंपनसेशन हो चुकी है। यहाँ पे पीएच अल्कलाइन साइड पे, इसका मतलब है अभी तक कंपनसेशन नहीं की कार्बन डाइऑक्साइड ने, ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिक मसला है ना, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ने, रेस्पिरेशन के जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड है उसने कंपनसेशन करनी थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नॉर्मल है और पीएच अल्कलाइन साइड पे, तो आपका आंसर आएगा अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यहाँ तक क्लियर है? नहीं भी क्लियर तो कोई बात नहीं, आपका रीनल का एमसीक्यूज है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे आप स्किप कर देंगे, रीनल के अंदर आ जाएगा एबीजीज। लेकिन एबीजीज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने रीनल करनी है तो मेरे एग्ज़ाम में 4 एमसीक्यूज आए थे मुझे एबीजीज वाले टॉपिक्स में से, ठीक है। और रीनल के अंदर मैम सबसे मुश्किल आती है। मैम इज इट ओके इफ आई आस्क कि आपका कौन सा बैच का एग्जाम था मैम? मैंने फेब वाला दिया था, फेब ये जो 2025 वाला मैम? 2025, ठीक है। ओके। अच्छा 191 कहते हैं अच्छा मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो रीनल है ना उसमें से बहुत मुश्किल आते हैं। एक तो मुझे जीएफआर कैलकुलेट करने वाला आया था और बाकी ये सारे जो एबीजीज के सारे जो कैलकुलेशन है ना, तो इस पर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए रीनल के अंदर और रेस्पिरेटरी। अच्छा डिक्रीज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस अभी हमने किए कि एटिलेक्टेसिस के अंदर जब लंग सारे कोलैप्स कर जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कम हो जाती है, ठीक है। 192 कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट विद ब्रेथलेसनेस। अच्छा अब जब भी ब्रेथलेसनेस के साथ आएगा, एस्थमा के साथ आएगा, सीओपीडी के साथ आएगा, तो आपने हमेशा इसमें क्या होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद ब्रेथलेसनेस, पीएच उसकी 7.3 है, नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है
ऑक्सीजन 75 है और बाइकार्बोनेट कम है 16 पे, तो आपका आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है। अच्छा, जो एसिडोसिस रेस्पिरेटरी होती है ना, उसमें मेन मसला आ रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो मेटाबॉलिक होती है उसमें मेन इशू क्या आ रहा होता है? बाइकार्बोनेट्स का। ठीक है। ये भी दोबारा रीनल का एमसीक्यूज है, ये अगर आपको ये अभी भी स्किप कर सकते हैं। 193 हाउ मच टाइडल वॉल्यूम शुड बी गिवन टू एनेस्थीसिया वाला जो पेशेंट होता है उसे ट्वाइस द नॉर्मल होता है, कि अगर एक नॉर्मल बंदा उसे, जैसे हमने अभी बात की थी यूनिट्स में 4 to 6 लीटर है, तो अगर आपने एक पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है तो उसमें जो आपने एनेस्थीसिया वाले सारी मशीन के अकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं ना रेस्पिरेशन या सारी सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं टाइडल वॉल्यूम को। ठीक है, तो आपको वो डबल मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो आपने ट्वाइस देन नॉर्मल रखना होता है एनेस्थीसिया वाले पेशेंट्स में ओटी के अंदर। ठीक है। 194 इन ये अभी जो मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज पहले कि आर्टिफिशियल अगर आपने रेस्पिरेशन दी है, यानी कि वेंट पे था एक पेशेंट, 60% ऑक्सीजन अगर आपने दी, साथ आपने 40% नाइट्रोजन ऐड कर दी, गिवन आफ्टर अगर अब आपने वेंट से ऑफ करके दोबारा पेशेंट को नॉर्मल नेजल प्रॉन्स पे लेके आ रहे हैं, तो पेशेंट को स्लाइटली एपनिया का एपिसोड आएगा। क्यों? लो आर्टीरियल ऑक्सीजन, आर्टरी का ऑक्सीजन पहले आपने इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन देते, जब आप कम करेंगे तो फ़ौरन हाइपोक्सिया में पेशेंट चला जाएगा ना। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वो पहले कहेगा कि मुझे इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन से ऑक्सीजन आ रही थी, अब अगर वेंट बंद कर दिया है, ठीक है, तो सडनली उसके ऑक्सीजन के प्रेशर ड्रॉप कर जाएंगे। ऑक्सीजन के प्रेशर अगर ड्रॉप कर जाएंगे तो उसे कौन सेंस करेगा? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। उन्हें पता चल जाएगा कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो पेशेंट एपनिया का एपिसोड आएगा। ठीक है, ये आपने सिंपल वेंट से ऑफ किया, अभी आपने समझे नेजल प्रॉन्स नहीं लगाए उसे। ठीक है, मतलब सिंपली वेंट को आपने स्विच ऑफ कर दिया है, जैसे आप डीएनआर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया 194 वाला एमसीक्यूज। यस मैम। ठीक है। 195 कहते हैं कि इफ़ ए मेल breaths 7500 ml per minute have 12 breaths per minute if his intrathoracic pressure increase 5 centimeter of water while breathing how much energy consumed? तो उसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? 3500 जॉल पर मिनट। ठीक है। द एयर ब्लड बैरियर इन द लंग्स, तो एयर ब्लड बैरियर को कौन बना रहा होता है? टाइप 1 एल्वेलर साइट्स, और टाइप 2 नीमोसाइट्स क्या बना रहे होते हैं? सर्फेक्टेंट। मैम 195 की नहीं समझ में आई, इसका कोई फॉर्मूला होगा मैम? नहीं, वो सिंपल कह रहा है कि अगर एक मेल है तो 12 ब्रेथ्स पर, मतलब वो सिंपल पूछ रहा है कि आपको इन सब चीज़ों के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ब्रेथ्स इतने लेने पे, कि अगर तो नॉर्मली जो है ना, एक मिनट, और होगी या क्या होगा मैम? नहीं, इसमें सिंपली वो बात कर रहा है कि अगर इंट्राथोरेसिक प्रेशर हम रेस्ट कर दें 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे चला जाए, यानी कि उसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है उसे। ठीक है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया है ना। ठीक है, अगर इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाइल ब्रीदिंग, तो उसे एनर्जी ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी? मैम एनर्जी तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन ज़्यादा लगेगी। सारों में वो ऑप्शंस ही इंक्रीज्ड के वो आएंगे अच्छा, ना। ये ना इन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है कि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है वैसे। ठीक है, अच्छा, तो मतलब इन्होंने एक स्टैंडर्ड जैसे पेट एमसीक्यूज है, रटा एमसीक्यूज है कि उसमें कितने होगी, तो 3500 जॉल्स पर मिनट अब उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ठीक मैम। ये आपने फर्दर ना एक दफ़ा इसे सर्च करें कि इसका आंसर 35 क्यों है। ठीक है, आपको कोई ना कोई इसकी रीज़न पीछे मिल जाएगी। ओके। ठीक है, कि बाकी एमसीक्यूज के बाकी ज़्यादा एनर्जी उसे क्यों नहीं लग रही, 4000 4500 या 5000 क्यों नहीं लग रही। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 197 इसने फिर दोबारा वही दे दिए एबीजीज। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ सवेयर डिज्नी एंड ब्रेथलेसनेस। जब भी ब्रेथलेसनेस आएगी तो हमने भी क्या बात की कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होता है पेशेंट, ब्रेथलेसनेस में और एस्थमा में और सीओपीडी में। ठीक है, और ये कोई पॉइजनिंग के केसेस में। आफ्टर 1 वीक अदर सिम्टम रिजॉल्व एक्सेप्ट डिज्निया, सिर्फ उसे डिज्निया रिजॉल्व नहीं हो, बाकी सारे सिम्टम ठीक हो गए हैं। आपने ये भी चीज़ रिपीट करवाई है, पीएच नॉर्मल है या डिक्रीज एसिडिक साइड पे है 7.32, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है 70 और बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है 35 mmHg है। अब देखें पीएच भी नॉर्मल आ चुकी है और उसे कंपनसेशन करने के लिए बाइकार्बोनेट ने भी अपना इंक्रीज़ कर लिया है, तो ये कंपनसेटेड होगा या अनकम्पनसेटेड होगा? पीएच ऑलमोस्ट नॉर्मल है
और बाइकार्बोनेट भी रेज्ड हो रहे हैं। मैम वो कंपनसेटेड होगा। कंपनसेशन हो चुकी है, क्यों? क्योंकि पीएच नॉर्मल हो चुकी है और बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड क्यों हुए? ताकि वो पीएच को नॉर्मल करने के लिए ही इंक्रीज्ड होते हैं, ठीक है। बस अभी 200 तक एमसीक्यूज करेंगे, बाकी नेक्स्ट हम कल कर लेंगे 130 एमसीक्यूज, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज में क्या होगा? ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्या करता है? टेकीकार्डिया करवा देते हैं, ठीक है। इन विच कंडीशन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज़ लेस देन नॉर्मल। तो हमने बात की थी कि शंट में आपने ज़ीरो नहीं कहना, आपने लेस देन नॉर्मल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो इन्फिनाइट हो जाती है, उसकी वैल्यू 200 कहते हैं। इन विच कंडीशन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीज कब होती है? डेड स्पेस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक 200 एमसीक्यूज क्लियर है? यस मैम। कल मैम वो आपसे पूछना था कि आपको कौन से एमसीक्यू का रिमाइंडर देना था अभी? आपने कहा था कि वो मैसेज करना है आपको मैम। ये तो आपने देखना है ना 132 मुझे। का, वो 132 का आपने कहा था ना मैम? देख लेते हैं, मुझे भूल जाता है इसलिए तो मैंने आप लोगों को कहा था। नहीं, 132 तो क्लियर था हमारा, कोई और एमसीक्यूज था। प्रेगनेंसी के पैरामीटर वो अभी किसी स्टूडेंट ने शेयर कर दी थी, स्टार्टिंग का कोई एमसीक्यूज था। ओके मैम। वो फिर आपको फिर वो रिमाइंडर मैसेज मैं कर दूंगा कि वो आपने सीवीएस के भी वो नोट्स भी आई थिंक वो भेजे थे मैम। रिसेप्टर्स के सीवीएस से कौन से नोट्स थे? अभी अभी आपने लेक्चर में कहे थे मैम, या तो सीवीएस के होंगे या फिर वो उसके रिसेप्टर्स के मैम। रिसेप्टर्स का एक मैंने बोला था, और आप लोगों ने भी, ये आप लोग ना नोट करते जाएगा, क्योंकि मुझे भी लेक्चर करने में भूल जाता है, ठीक है। ठीक मैम। नोट कर दिया करें, उसके बाद आप लोग मुझे कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट मुझे टेक्स्ट कर दिया करे तो उसे मैं वो शेयर कर दूंगी, आपने आगे फर्दर ग्रुप में शेयर कर देने हैं, ठीक है। ठीक मैम। कोई मैम और कल तो फिर एमसीक्यूज, हम ठीक है। रेस्पिरेटरी पैथो के एमसीक्यूज करेंगे ना मैम? अच्छा, डॉक्टर हमजा ने अभी मुझे एक वॉइस नोट सेंड किया था, तो वो यही कह रहे थे कि कल अभी आप जो नेक्स्ट रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो हम कल कर लेंगे, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के 2 लेक्चर कर लेते हैं और फिर आगे नेक्स्ट फर्दर मैं उनसे कंफर्म कर लूँगी वैसे, ठीक है। ठीक तो मैम। उन्होंने यही कहा है कि कल हम रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे पैथो के नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। ठीक हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये आई थिंक ये जो 2 डेज़ होंगे उसके बाद तो उन्होंने फिर कार्डियोवास्कुलर शुरू कर देना है मैम अकॉर्डिंग चलो टू मैं टाइम उनसे टेबल। डिस्कस कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को इन्फॉर्म सर कर देंगे, ठीक है। ठीक हो गया मैम। चलो ठीक ठीक हो है, गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।